दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है नवाब शफात अली खान की बुक अवनी। इसका अगला चैप्टर है हंटिंग मैन ईटर्स। दोस्तों, इसमें नवाब साहब लिखते हैं कि मुझे अपनी सफलता भी उतना परेशान करती है जितनी असफलता करती है। 2006 की बात है। उत्तराखंड में रौसल नाम की एक जगह है। वहां पे एक लेपर्ड ने, जो कि उम्र दराज हो चुका था, उम्र जिसकी ज्यादा हो गई थी, उसने 19 बच्चे मार दिए थे। और इनके पास कॉल आई थी वहां से। वहां के जो PCCF थे, मिस्टर श्रीकांत चंदोला, उन्होंने कहा था या तो इस लेपर्ड को ट्रैंक्लाइज कर दीजिए और ना हो पाए तो मार दीजिए। 18 घंटे के सफर के बाद ये पहुंच गए रौसल, जो कि आता था चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। एक छोटा सा गांव था जो तितर बितर होकर बसा हुआ था और उसके आसपास कोई वाइल्ड लाइफ थी नहीं। ना कोई जंगली सुअर के निशान थे, ना बार्किंग डियर यानी काकड़, और यहां तक कि जंगली खरगोश यानी खरहा, उसके भी कोई निशान नहीं थे। कोई आश्चर्य नहीं था कि वो मैन ईटर, जिसको खाना मिल ही नहीं रहा था, आदमियों को खाने की तरफ आकर्षित हो गया था। अब वो बच्चों को तब टारगेट करता था जब बच्चे स्कूल जा रहे होते थे, आ रहे होते थे, या माताएं अपने घर के काम में बिजी होती थी, छोटे बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, और या फिर वर्कर्स काम कर रहे होते और उनके बच्चे साइड में ही साड़ी के झूले में झूला झूल रहे होते थे। अब शातिर मैन ईटर चुपचाप छुप जाता था जमीन में, अपने आप को ऐसे संभाल लेता था जैसे कि वे जमीन का ही हिस्सा हो, और उसके बाद जब किसी की निगाह नहीं पड़ती थी, कूदता था और शिकार को लेकर भाग जाता था। कभी कभी शिकार बच जाता था अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाने के लिए। ऐसा ही हुआ एक व्यक्ति जिसकी की आंखें नहीं थी, उसकी 2 बेटियों के साथ। उसकी एक बेटी थी 7 साल की और एक थी 10 साल की। एक के गले पे पंजा मारा, एक की थाइज में पंजा मारा, लेकिन दोनों बच गई। जब ये उस परिवार से मिलने गए तो वो दोनों लड़कियां इतनी दहशत में थी कि बात करने की कंडीशन में नहीं थी, और इन्होंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां ट्रीटमेंट हुआ और फिर वो फुल्ली रिकवर कर गई। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था। एक 19 साल की मां ने बताया कि उसके 2 साल के बच्चे के ऊपर लेपर्ड कूदा। मां अपने घर का डिनर तैयार कर रही थी, तब बच्चे की चीखें सुनाई दी। जब मां पलटी तो देखा उसके छोटे से बच्चे को लेपर्ड पैरों से खींच के ले जा रहा है। मां ने छलांग लगाई और बच्चे का हाथ पकड़ लिया। अब एक टग ऑफ वार होने लगा। इधर से मां रस्साकशी कर रही थी, उधर से लेपर्ड, और बेचारा बच्चा बीच में फंसा हुआ था। लेपर्ड भूखा था और इस लड़ाई को किसी भी तरह से हारना नहीं चाहता था। लेकिन मां के दिमाग में युक्ति आई। उसने जलती हुई लकड़ी उठाई चूल्हे से, और उससे जब डराया, लेपर्ड ने हार मान ली और चला गया। मां ने बच्चे को खींच तो लिया था, लेकिन बचा नहीं सकी। इतना ज्यादा खून निकल चुका था और बच्चा इतनी दहशत में था कि रात भर में ही चल बसा। अब इस तरह से दिल दहलाने वाली कहानियां सुन के इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस मैन ईटर का खात्मा करके रहेंगे। अब इन्होंने घर घर जाके लोगों से जानकारी इकट्ठी की, ताकि इनको आइडिया लग जाए कि लेपर्ड के कहां से आता है, कहां जाता है और उसकी आदतें क्या हैं। अब ये लेपर्ड जो अपने शिकार थे, उनको पूरा का पूरा लेके जाता था, क्योंकि ये बच्चों को टारगेट करता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं बचता था जिसपे इसके आने का इंतजार किया जाए और इसको गोली मारी जाए। तो इन्होंने डिसाइड किया आमना सामना करना होगा, यानी इसको ललकारना होगा। अब इन्होंने डिसाइड किया कि जो पहाड़ पे पहाड़ी रास्ते होते हैं, उसमें ये डेली स्पॉटलाइट लेके चलेंगे, जिसको कि बैटरी मिल रही है, ताकत मिल रही है कार की बैटरी से। और जब तक लेपर्ड से आमना सामना ना हो जाए, तब तक ये चलते ही रहेंगे। और दोस्तों, पहाड़ पे लेपर्ड पगडंडी पर ही चलता है, क्योंकि खड़ा पहाड़ होता है, उसको चढ़ना उतरना आसान नहीं लगता, तो वो पगडंडी पर ही चलता है। अगर आपने मेरा ट्रैकिंग वाला वीडियो, अभी रिसेंट वीडियो देखा होगा, जिसमें पेड़ के ऊपर लेपर्ड बैठा हुआ था, और बाद में जब हम उतर के जा रहे थे तो पूरे रास्ते में लेपर्ड की पॉटी या उसके सेंट मार्किंग मिलती जा रही थी। मतलब वो पूरे रास्ते उस ट्रेल पर से ही उतरा था, और जब तक हम नीचे पहुंचते
उसके पहले लेपर्ड नीचे पहुंच चुका था, क्योंकि कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी। यानी गांव वाले कुत्तों ने उसे सेंस कर लिया था। इस तरह से ये जो इन्होंने तरीका अपनाया था कि ये पहाड़ी पगडंडी पर चलेंगे और लेपर्ड के मिलने का इंतजार करेंगे, इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ था। गांव वालों को लगा था कि ये अपनी जान गांव वालों के लिए खतरे में डाल रहे हैं, तो उन्होंने जबरदस्त कोऑपरेशन दिया। गांव वाले बोले हम भी आपके साथ में चलेंगे, और कोई ना कोई वॉलंटियर करने के लिए आता था। और जो लोकल अथॉरिटीज ने वो सामान मुहैया करा दिया जिसकी इनको जरूरत थी। अब इन्होंने 2 वॉलंटियर चुने गांव वालों में से और उनको उनका काम समझा दिया। अब इनकी मोडस ऑपरेंडी, इनकी कार्यशैली ये थी कि दिन में इनको आराम करना था और पूरी रात टहलना था, एक एक मूवमेंट पे नजर रखनी थी। 8 रातें बीत गई, पूरी रात ये जागते थे, टहलते थे, लेकिन लेपर्ड इनको नहीं मिला था। अब 9वीं रात थी और ये पहाड़ पे चढ़ रहे थे, ये तीनों लोग। स्पॉटलाइट इनके कंधे पे थी और ये पूरी झाड़ियों को स्कैन कर रहे थे। तभी इनको लाल पीले रंग की चमकती हुई 2 आंखें दिखीं, इनसे केवल 100 मीटर की दूरी पर। अब इनकी राइफल पे जो दूरबीन थी उसमें से इन्होंने देखा, लेकिन इनको ये नहीं मालूम चला कि ये मैन ईटर है कि नॉर्मल लेपर्ड है। अब सिर से देख के इनको लग रहा था कि या तो ये यंग मेल है या यंग फीमेल है, और इनके टारगेट पे जो था वो एक बूढ़ा मेल था। अब इन्होंने सोचा कि शॉट मारूं, फिर इन्होंने अपने आप को रोका कि ये वो वाला लेपर्ड नहीं है, और इतनी देर में वो आंखें झाड़ी के अंदर गायब हो गई। अगले दिन उस जगह पहुंचे, मुआयना किया तो मालूम चला कि वो एक फीमेल लेपर्ड के पगमार्क थे। तो इन्होंने राहत की सांस ली कि इन्होंने गलत लेपर्ड नहीं मार दिया। लेपर्ड का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है, हमारे इकोसिस्टम में। और बचपन से इनको एक बात सिखाई गई थी कि वो जानवर जो अपने प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर आ जाते हैं, किसी तरह के खतरा नहीं होते, अगर उन्हें परेशान ना किया जाए, प्रवोक ना किया जाए, और अगर किसी तरह से उनको वापस उनकी जगह पे भेज दिया जाए, तो वापस वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। 2 रातें और ये घूमते रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 12वीं रात को इनके बेटे असगर ने भी इनको ज्वाइन कर लिया, और जैसे ही वो अपने हट के बाहर निकला, वापस अंदर भागा और बोला कि मैंने मैन ईटर देखा है। इन्होंने जल्दी से अपनी राइफल उठाई और बाहर आए। इस बार इनके साथ थी .470 रिग्बी राइफल। अब इनको देख के आश्चर्य हुआ कि जो इनके बेटे के जूते के निशान थे उसके ऊपर लेपर्ड के पगमार्क थे, यानी इनके बेटे का उसने पीछा किया था और झोपड़ी तक, हट तक आया था, और उसके बाद एक भूत की तरह से गायब हो गया था। अब ये और कई दिन तक अपनी नाइट पेट्रोल करते रहे, लेकिन लेपर्ड इनको मिला नहीं और इनको अपनी नाइट पेट्रोल बंद करनी पड़ी। इनके हाथ आए थे तो केवल सवाल। अब वो सवाल थे, क्या वो नेपाल की तरफ भाग गया? क्या उसको गुस्से में गांव वालों ने जहर दे दिया? और क्या किसी यंग लेपर्ड ने उसे हराकर भगा दिया? उसके बाद किसी तरह के कोई अटैक नहीं हुए, ना वो मैन ईटर मारा गया, कहीं गायब हो गया। लेकिन यह था कि गांव वालों को मैन ईटर से अपने आप ही छुटकारा मिल गया। अब अगर आपको एक मैन ईटर टाइगर मारना हो और आपको पैदल चल के जाना हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? अपनी राइफल को हर वक्त शूटिंग पोजीशन में रखना होगा, अपनी आंखों को आसपास देखना होगा, कानों को चौकन्ना रखना होगा, और एक हल्की सी आहट पे आपको तैयार हो जाना होगा। शिकारी सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जमीन पर पग मार्क देखने लग जाते हैं, लेकिन यह काम शिकारियों का नहीं है, यह काम है ट्रैकर्स का। जब शिकार की टीम चलती है तो शिकारी का काम होता है अलर्ट रह के चारों तरफ बंदूक के ट्रिगर पर उंगली रख के निशाना लगा के रखना। जमीन पर देखने का काम दूसरे व्यक्ति का होता है। और जो आपका दुश्मन है टाइगर, उसकी देखने की शक्ति बहुत तेज है, सुनने की शक्ति बहुत तेज है। जो शक्ति तेज नहीं है वो है सूंघने की, लेकिन उस शक्ति पर ये दोनों शक्तियां भारी पड़ती हैं। जब एक टाइगर अटैक करता है, हमला करता है, यानी चार्ज करता है, बिना रोर किए हुए, बिना चेतावनी दिए हुए, तो वो एक बिजली की तेजी से आती हुई पीले रंग की चीज नजर आता है, जो कि शिकारी को चौंका देती है अपनी स्पीड से, अपनी तेजी से। अब इसमें जो चौकन्ना होता है, जो पहले हमला कर देता है, वो जीत जाता है। अगर शिकारी ने अपना ट्रिगर एक्यूरेसी के साथ निशाना लगा के दबा दिया,
तो वो जीत जाता है, नहीं तो एक और इंसान मैन ईटर का शिकार बन जाता है। कई बार रेस्क्यू ऑपरेशंस फेल हो जाते हैं क्योंकि उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो अनट्रेन्ड होते हैं। उनको विपरीत परिस्थिति में क्या करना है नहीं मालूम होता है। डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला, जो कि डिप्टी डायरेक्टर थे लखनऊ चिड़ियाघर के, उन्होंने इनको एक बार बताया था कैसे एक प्लान था जहां आवारा टाइगर जो भटक के आ गया था उसको वापस खदेड़ना था उसकी अपनी टेरिटरी में। एक बार जब टाइगर शिकारियों के पास में आ गया और उस वक्त अचानक से बीट की आवाज तेज हो गई क्योंकि गांव का जो प्रधान था वो कुछ और ढोल लगाने लेके आ गया था, वो शुक्ला जी और टाइगर के बीच में आ गया। और जब तक वो अपनी राइफल उठाता तब तक में टाइगर ने सीधे उसकी गर्दन पे हमला किया और उसी वक्त वो आदमी ऑन द स्पॉट मर गया। उस हेडमैन का बेटा अपने पिता को बचाने के लिए भागा, एक पंजा जिसने कि उसकी गर्दन और उसकी छाती को चीर दिया। हालांकि उसको बाद में बचा लिया गया हॉस्पिटल में एडमिट करके। जनवरी 2009 में उत्तर प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मिस्टर पटनायक ने इनको बुलाया एक मैन ईटर टाइगर को मारने के लिए, जिसने 4 महीने के अंतराल में 5 आदमी मार दिए थे। लखनऊ आने के बाद ये वन मंत्री और मिस्टर पटनायक दोनों से मिले, जिन्होंने इनको सारी घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। 3.5 साल का एक टाइगर जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बाहर आ गया था और जिसने अपना अड्डा बना लिया था गन्ने के खेतों को। और यहां पर इस टाइगर का सामना हुआ गुस्साए हुए गांव वालों से, जिन्होंने भीड़ इकट्ठा कर रखी थी जब से उनको खबर मिली थी कि एक टाइगर यहां पे घुस गया है। अब टाइगर परेशान हो गया और अपने उस रास्ते पर वापस नहीं जा पाया जहां से वो आया था, तो उल्टा और वो गांव की तरफ निकल गया। अब वो रोज 20 किलोमीटर गांव की तरफ जाता रहा। उसके गुर्राने और दहाड़ने की आवाज बता रही थी कि वो गुस्से में है, परेशान है। यानी वो जाना चाहता था जंगल वापस, रास्ता नहीं मिला तो और गांवों की तरफ चला गया। उत्तर प्रदेश जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जंगल कम है, उस टाइगर को अपने छुपने के लिए कोई जंगल नहीं मिला। एक दिन ऐसा आया कि लखनऊ महानगर पालिका की जो सीमा क्षेत्र है उसके अंदर एक कॉलेज था और उसमें इसने शरण ले ली टाइगर ने। अब क्योंकि भीड़ जमा हो गई थी तो ये वहां से आगे निकल गया, गोमती नदी को क्रॉस किया और उसके बाद चला गया फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब ये जगह पीलीभीत के वो जंगल जो इस टाइगर का घर था वहां से 300 किलोमीटर दूर थी। अब डर का माहौल बढ़ता जा रहा था और जो बाराबंकी के कलेक्टर थे उन्होंने 5,000 रुपए का इनाम रख दिया कि जो भी इस मैन ईटर को मार गिराएगा। अब ये जो इनाम था ये खतरे की घंटी बन गया। अब जिसको देखो वो अपनी भरमार बंदूक लेके चल पड़ा था शेर के शिकार पर। किसी के पास में शॉटगन थी, किसी के पास में .22 राइफल थी और ये सारे अटेम्प्ट ने टाइगर को सिखा दिया कि गोलियों से बचना कैसे है। अब इसने घात लगा के हमला करना शुरू कर दिया था। ये इंतजार करता था कोई इंसान भीड़ से बाहर निकले और तब उस पर अटैक करता था, करीब करीब उसी स्टाइल से जैसे कि एक लेपर्ड करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परेशान था क्योंकि उनके इलाके में कभी टाइगर आया ही नहीं था। उन्होंने हर संभव प्रयास किए इसको पकड़ने के लिए। वेटनरी डॉक्टर ट्रैंकुलाइजर गन लेके रेडी थे इसको बेहोश कर दिया जाए। सारे जतन बेकार क्योंकि ये दहशत फैलाता रहा उत्तर प्रदेश के लोगों में। अब ये ड्राइव करके पहुंचे कुमारगंज, जो कि था 40 किलोमीटर फैजाबाद से, जहां एक 24 साल के फॉरेस्ट गार्ड रघुराज को टाइगर ने मार दिया था। एक पानी का गड्ढा जहां टाइगर ने शेल्टर लेने के लिए अप्रोच किया था। इन्होंने चेक किया कि पग मार्क थे एक रेक्टेंगल शेप में, जिनकी लंबाई थी 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी 11 सेंटीमीटर। अब उसके जो पंजों के निशान थे वो नुकीले थे। यह इशारा कर रहा था कि ये एक टाइगरस है। 3 महीनों तक हर किसी का यही कहना था कि ये एक मेल टाइगर है। अब ये लगातार ऑब्जर्व करते रहे और इस नतीजे पर पहुंचे इस टाइगरस को कोई चोट नहीं है, ये हेल्दी टाइगरस है और इसकी उम्र है करीब करीब 4 साल। इसके आदमखोर बनने का एक ही कारण था, इसको अपने एरिया से भगा दिया गया था और यहां खाने के लिए कोई शिकार नहीं था। तो अब ये टाइगर मरता या मारता? ये टाइगरस को ट्रैंकुलाइज करना चाहते थे
और इसके लिए इन्होंने बहुत सारी बेट, भैंसे, बकरी बांधे। लेकिन इंसान की गलती टाइग्रेस को निकलने में हर बार मदद कर देती थी। अब इन्होंने काफी ट्रैकिंग करी और टाइगर को ट्रैक करने की कोशिश की। एक बार तो ये मरते मरते बचे। उस दिन सुबह इनको खबर मिली कि एक बछड़ा मार दिया है टाइग्रेस ने। अब वहां जाके इनको मालूम चला कि एक गौशाला को टाइग्रेस ने तोड़ दिया, बछड़े को पकड़ा और एक दूसरी दीवार तोड़कर निकलकर भाग गई। अब इन्होंने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शंस दिए कि उसको मुआवजा दे दिया जाए जिसका कि बछड़ा था, और अपना ध्यान इन्होंने कंसंट्रेट किया मैन ईटर के ऊपर। अब वो टाइग्रेस बछड़े को घसीट के अलग अलग डायरेक्शन में ले गई थी और फाइनली एक एलिफेंट ग्रास वाला सेक्शन था उसके अंदर ले गई थी। और इसके करीब आधा किलोमीटर के बाद इन्होंने चेक किया कि टाइग्रेस के पगमार्क जा रहे हैं बकचुना फॉरेस्ट की तरफ। अब इन्होंने लंच किया और तैयारी करने लगे अपनी नाइट ड्यूटी के बारे में, जो कि होने वाली थी मचान के ऊपर। 3x5 फीट का मचान जिस पर 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। अब इसको बेल्ट के सहारे से लटकाया जाना था पेड़ के ऊपर, लेकिन उस इलाके का सबसे ऊंचा पेड़ था 14 फीट का, और लटकाने के बाद इनके मचान की हाइट थी 10 फीट, और ये ऊंचाई टाइगर जंप करके पकड़ लेता है। टाइगर 12 से 13 फीट तक जंप कर लेता है। 15 फीट की हाइट सेफ मानी जाती है। अब इस मचान को झाड़ियों से, पत्तियों से कवर कर दिया गया। अब एक नायलॉन की रस्सी से क्लियर विजन की जगह पे उस बछड़े को बांध दिया गया। नायलॉन की रस्सी का कलर भी वही रखा गया जो बछड़े की स्किन का कलर था। उस रस्सी का एक सिरा जानवर के कंधे में बांधा गया था और दूसरा सिरा एक खूंटे से। अब बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत थी क्योंकि मैन ईटर बहुत ही शातिर था और 1 सेकंड से सारा मामला खराब हो जाता। वो शिकार भी ले जाता और ये गोली भी नहीं मार पाते। अब इनको लग रहा था कि इनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। इन्होंने लाइट मारने का जिम्मा दिया कमल को, जो कि एक ट्रैकर इनको दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। जब इन दोनों लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली मचान के ऊपर, तो सीढ़ी हटा ली गई। इसके पहले का इनका एक्सपीरियंस था कि अगर वहां सीढ़ी लगी होती थी तो टाइगर या लेपर्ड समझ जाते थे कि पेड़ के ऊपर कोई है। और ऐसा 3 बार हो चुका था कि वो भैंस के पास से निकल जाता था लेकिन उन्हें मारता नहीं था क्योंकि उसे शक हो जाता था। क्योंकि ये टाइगर इंसान की आबादी के पास रहता था तो उसको पता था कि ये जो सीढ़ी है इंसान की है, जहां सीढ़ी है वहां इंसान है। और जैसा कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया था कि उस इलाके का ट्रैफिक रोक दिया जाए ताकि किसी तरह की कोई ऐसी आवाज ना हो जिससे टाइग्रेस वहां से चली जाए। कमल और ये दोनों बिना हिले डुले मचान पर बैठे थे। कमल ने अपनी पीठ एक पेड़ की ब्रांच पे टिका रखी थी और इन्होंने फेस किया हुआ था जहां वो शिकार था। इन्होंने अपनी .458 राइफल लोड कर रखी थी और एक एक्स्ट्रा गोली चैम्बर में भी थी। अब इनकी राइफल पूरी तरह से रेडी थी, यानी कि सेफ्टी कैच हटाने की जो मेटल की आवाज आती है वो भी नहीं आती क्योंकि हटाया था, सिर्फ ट्रिगर दबाना था और गोली चल जाती। जैसा कि ये हमेशा रखते हैं, 10 एक्स्ट्रा कारतूस और एक एक्स्ट्रा टॉर्च इनके पास थी। कमल ने भी अपनी टॉर्च स्पॉटलाइट पहले से निशाना लगा के रखी थी कि जैसे टाइगर आए सिर्फ बटन दबाने की देर है और उसी डायरेक्शन में रोशनी हो जाती। इस टॉर्च का रिफ्लेक्टर छुपा दिया गया था कि किसी तरह की हल्की सी रोशनी भी टाइगर को रिफ्लेक्शन ना दे दे। अब कमल को केवल स्पॉटलाइट का बटन ऑन करना था जब वे अपनी कोहनी टच करते, और इन सारी चीजों की इन्होंने पहले से रिहर्सल कर ली थी। अब शाम को 6:30 बजे सर्दियों का सूरज डूब रहा था और तभी 2 नेवले वहां पे आ गए। अब नेवलों ने सूंघने के बाद अपना भोजन करना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने खाना शुरू ही किया था कि कुछ ऐसा हुआ जिससे वो डिस्टर्ब हो गए और चले गए। अब गांव के आवारा कुत्तों का झुंड आ गया और उसने खाना शुरू कर दिया उस लाश को। अब कमल ने अपनी गुलेल निकाली और कुत्तों को भगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे रोक दिया क्योंकि मेरा यह मानना था कि इन कुत्तों को रहने से उसका ध्यान, टाइगर का ध्यान हमारी तरफ नहीं जाएगा।
अब कुत्ते अपना भोजन करने में मगन थे, तभी एक मोर की स्ट्रेस कॉल, अलार्म कॉल आई, जो कि गांव और इनके मचान के बीच से आई थी। अब थोड़ी देर बाद एक और अलार्म कॉल आई और तभी वो कुत्ते दूसरे दिशा में भाग लिए। एकदम अंधेरी रात थी और समझ में आ गया था कि मैन ईटर के आने का टाइम हो गया है। इन्होंने अपनी राइफल रेडी कर ली थी, क्योंकि जब टाइगर खाना खाता है तो उसके खाने से बहुत आवाज आती है, मांस को फाड़ने की, चबाने की, हड्डियों को तोड़ने की। इनको लग रहा था कि जैसे ही वो टाइग्रेस खाना खाने बैठ जाएगी, आराम से बैठेगी और इनको भी तसल्ली से निशाना लेने का टाइम मिलेगा। अब इन्होंने अपनी रोलेक्स घड़ी की तरफ देखा, 5 मिनट बीत गए थे और इन्हें लगने लगा कि क्या टाइग्रेस को हमारी प्रेजेंस के बारे में पता चल गया है। इन्होंने इशारा किया कमल को, उसने टॉर्च ऑन करी, देखा शिकार पड़ा था लेकिन वहां पर मैन ईटर नहीं था। इन्होंने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करके थोड़ा सा टॉर्च को घुमाया और देखा वहां बैठी थी टाइग्रेस, कुत्ते की तरह से। इसने अपना सिर झुका लिया जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ी ताकि छुप जाए। अब क्योंकि वहां छुपने की कोई जगह नहीं थी तो उसने टॉर्च की तरफ चार्ज किया, 2 बार हुफ हुफ की आवाज निकाल के। आवाज इतनी तेज थी कि किसी भी शिकारी को पैरालाइज कर दे। और बाद में गांव वालों ने बताया कि किलोमीटरों दूर उन्होंने वो आवाज सुनी थी। इन्होंने राइफल से फायर किया। मैन ईटर ऑलमोस्ट हवा में ही था, पहला शॉट गले में लगा। अब 500 ग्रेन की गोली जब उसके अंदर घुसी तो उसने ना केवल उसको रोक दिया बल्कि उसको कलाबाजी भी खिला दिया। अब उस टाइग्रेस ने अपना बैलेंस दोबारा रीगेन किया, फिर से चार्ज किया। अब इन्होंने दूसरा शॉट मारा जब वो टाइग्रेस 12 मीटर की दूरी पर थी। इस बार इन्होंने कंधे और गर्दन के बीच की जगह को एम किया था। फिर वो पलटी, हवा में कलाबाजी खाई, फिर पीछे गिरी। अब वो मचान के नीचे आ गई थी। इन्होंने जल्दी से तीसरी गोली चैम्बर में डाली और उस पर निशाना लिया। कमल ने स्पॉटलाइट नीचे डाली। अब जो नीचे रोशनी पड़ी तो टाइग्रेस बिल्कुल इनके ऊपर अटैक करने वाली थी। उसकी आंखें चमक रही थी आग की तरह से और उसके मुंह की गंध भी इन तक आ रही थी, क्योंकि ये सिर्फ 10 फीट ऊपर थे। इन्होंने गोली ली और सीधे उसके माथे पे दाग दी। अब जब उस बंदूक की गोली का धमाका हुआ, धमक भी हुई, उससे कमल के हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। अब एकदम अंधेरा हो गया। अब इन्होंने जल्दी से अपनी स्पेयर टॉर्च निकाली और एक गोली भर के जैसे ही गोली मारने के लिए देखा, टाइग्रेस मरी पड़ी थी। अब इसको मारने के बाद इनको अफसोस भी हुआ कि इतनी ताकतवर, इतनी चालाक शेरनी जिसने 35 दिनों तक इनको छकाया था, अब मर गई थी। इनको अपनी जीत की कोई खुशी नहीं थी, बस इस बात का सुखद एहसास था कि लोगों को इसके आतंक से मुक्ति मिल गई और ये टाइग्रेस आराम से अपने जंगल में घूम रही होती अगर ये रास्ता भटक करके आबादी और खेतों की तरफ ना आ गई होती। अब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मिस्टर पटनायक ने एक सर्टिफिकेट इशू किया कि नवाब शफत अली खान ने बहादुरी के साथ उस स्थिति को हैंडल किया जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैंडल नहीं कर पाया था, और इंसानों की जान बचाई और पशुओं की। लेकिन इनको लग रहा था कि अगर ये जंगल में मिली होती और मैं इसको पकड़ पाता तो बहुत ही अच्छा होता। और उसके बाद से इन्होंने डिसाइड किया कि आगे से ट्रैंकुलाइज करने को ये ज्यादा प्रेफर करेंगे। और ये टाइम था जब एक एनजीओ जो कि ट्रैंकुलाइज करने के लिए फोकस करता था, उसका जन्म हुआ। और यहां से इन्होंने 9 स्टेट में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ट्रैंकुलाइज करने के लिए ट्रेन किया। और मुझे बताने में गर्व हो रहा है कि एनजीओ ने रोग एलिफेंट, स्लॉथ बेयर, मैन ईटर टाइगर, उन सबको पकड़ने में कामयाबी हासिल की। और एक लेपर्ड को भी पकड़ा गया जो कि एक घर में घुस गया था जहां 19 साल की लड़की अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, जो कि आता था बांदीपुर टाइगर रिजर्व के नजदीक में। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हुई। अगली कहानी होगी टेरर इन यवतमाल। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।